अगर आप राजनीतिक तौर पर थोड़े से भी एक्टिव हैं और मुसलमान की हैसियत से चीजों को देखते हैं, तो आपको ये बात जरूर महसूस होती होगी कि आखिर मुसलमान राजनीतिक तौर पर किस हाशिए पर पड़ा हुआ है। मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर ऐसे पिछड़ेपन का शिकार करवा दिया गया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर अछूत बना के रख दिया है। भाजपा की तो पूरी राजनीति ही मुसलमानों के एंटी चलती है। मुसलमानों के वजूद और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपोगेंडा ही भाजपा का राजनीतिक हथियार है। वहीं दूसरी तरफ जो सेकुलर पार्टियां हैं, उनकी पूरी राजनीति मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर उनसे वोट लेने पर टिकी हुई है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर भाजपा के सामने हम सेकुलर पार्टियों की बात करें, जो सेकुलर पार्टियां मुसलमानों से चाहती हैं कि एक तरफा तौर पे वोट मिले, तो इसके बदले में मुसलमानों को क्या देती हैं? जहां राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चला रहा हूं, आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी का समर्थक हूं और दिलवाऊंगा, वो जब राजनीतिक तौर पे टिकटों का बंटवारा होता है, जब लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या विधान परिषद में भेजने की बात आती है, तो उनकी पार्टी हमेशा मुसलमानों को दरकिनार कर देती है। तो ऐसे में सवालिया निशान तो उठेंगे। जो समाजवादी पार्टी कहती है कि हम पूरे सामाजिक संतुलन को बनाते हुए आबादी के हिसाब से लोगों को हिस्सेदारी देते हैं, वो जिस उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के पास नैतिक तौर पर 16 सीटों का हक है, उनको केवल 4 सीटों में सीमित कर देती है। तो ऐसे में सवाल तो उठने लाजमी है ना, आखिर मुसलमान राजनीतिक तौर पर इतना पिछड़ेपन का शिकार कैसे हो गया है? ऐसे में हमें लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियां शायद ऐसे ही करती हैं, मगर इसमें एक मील का पत्थर साबित करने का काम तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके कर रही है। उसने कुछ ऐसा करके दिखा दिया है जिसने राजनीति में एक नई मिसाल पैदा करी है। मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर हिस्सेदारी कैसे दी जा सकती है, ये सभी राजनीतिक पार्टियों को डीएमके से सीखने की जरूरत है। इस पूरे मुद्दे पर मैंने एक लंबा आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल में बताया था कि किस तरीके से डीएमके ने बाकी सभी सेकुलर पार्टियों के लिए एक लंबी लाइन खींच दी है। उन्होंने बता दिया है कि खाली मंचों से बोलने पर, खाली बयान दे देने से कि हम राजनीतिक हिस्सेदारी देंगे, कुछ नहीं होता है। आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ता है कि ये देखिए, ये है मिसाल, जिस मिसाल से हम साबित कर रहे हैं कि हम राजनीतिक तौर पर सभी समुदाय को अपने साथ लेकर उनको कॉन्फिडेंस देने का काम करते हैं। तो मैं आपको अपना आर्टिकल दिखाता हूं, उसमें पॉइंट वाइज पॉइंट समझेंगे कि किस तरीके से राजनीतिक भागीदारी की बातें होती हैं सेकुलर पार्टियों की तरफ से, मगर दिया नहीं जाता है। वहीं डीएमके इन सब को साइड करके कैसे मुस्लिम समुदाय को अपने साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे मैंने उस आर्टिकल में इन सब चीजों को साबित किया था कि कैसे वो सब चीजें मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करती हैं। ये मेरी वेबसाइट पर मौजूद भी है आर्टिकल, आप पढ़ भी सकते हैं। मैं लिंक आपको इसका शेयर कर दूंगा वीडियो में, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी अभी इसको पॉइंट वाइज पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं कि इस आर्टिकल में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जिनको डीएमके ने किया है, जो राहुल गांधी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजद, टीएमसी सबके लिए मिसाल है। उनको इन चीजों को देखना होगा, वरना एक टाइम आएगा मुसलमान आपसे दूर हो जाएगा। कितने दिन तक आप मुसलमानों को किसी पार्टी का डर दिखाकर वोट लेते रहेंगे? एक टाइम तो आएगा जब वो समुदाय अपने बारे में सोचेगा कि आखिर हम इस पूरी राजनीतिक रस्साकशी में हम कहाँ रह गए। तो इस पूरे आर्टिकल को देखते हैं और समझते हैं कि आखिर किस तरीके से डीएमके मिसाल पैदा कर रही है। मैंने एक आर्टिकल अभी कुछ दिन पहले लिखा था। उस आर्टिकल में देखिए ध्यान से कि जहां सभी सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को राजनीतिक भागीदारी के नाम पर ठगने का काम कर रही हैं, वहीं तमिलनाडु में डीएमके सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी की एक अलग ही परिभाषा स्थापित कर रही है।
सत्ताधारी पार्टी डीएमके प्रदेश की राजनीति में एक मुस्लिम राजनीतिक पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को रामनाथपुरम जैसी लोकसभा सीट देती है, जहां पर मुस्लिम मतदाता बेहद कम है। वहां से एक मुस्लिम सांसद कानी के नवाज अपने समर्थन से 2 बार से चुनाव भी जितवा रही है। एक मिसाल पैदा कर रही है कि जहां पर 5-7% मुसलमान है, वहां पर हमने एक मुस्लिम उम्मीदवार को, वो भी मुस्लिम पार्टी से, उसको चुनाव जितवा रहे हैं और समाज में एक नई मिसाल पैदा कर रहे हैं। सोचिए ना, हमारे इधर मतलब उत्तर भारत में तो 1.5 करोड़ मुस्लिम आबादी वाले महाराष्ट्र में भी कांग्रेस मुसलमानों को एक भी टिकट नहीं देती। हालिया चुनाव में कोई टिकट नहीं दिया 48 में से। वहीं केवल 5.86% मुस्लिम आबादी वाले राज्य में डीएम के एक मुस्लिम सांसद को समर्थन देने के साथ राज्यसभा में भी पार्टी की तरफ से एम मोहम्मद अब्दुल्ला को भेजती है। सोचिए, एक लोकसभा सांसद जितवाया, उसके बाद इस राजनीतिक हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए एक राज्यसभा में भी मुस्लिम समुदाय से नुमाइंदगी के तौर पर एक आदमी को भेजा गया है। यही तो है असली भागीदारी, और असली भागीदारी का मतलब यहाँ तो मुस्लिम बहुल सीट पर भी मुस्लिम प्रत्याशी की जब हम बात करते हैं तो सेकुलर, लिबरल और समाजवादी विचारधारा रखने वाली पार्टियां तत्काल बोलती हैं कि हिंदू वोटर नाराज हो जाएगा, इसकी दुहाई देना शुरू कर देती हैं। वहीं पर डीएम के बिना भागीदारी के बड़े दामों की हैं, मंच पर नहीं बोलना, कोई बड़ी घोषणा नहीं, इसके बावजूद मुसलमानों को उचित भागीदारी दे रही है। वहीं बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों का क्या हाल है वो आप सब जानते हैं। इसी आर्टिकल में मैंने आगे लिखा था कि एक तरफ राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस देश भर में प्रचारित करती है कि उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है, उसमें सबको आबादी के हिसाब से उचित भागीदारी दी जाएगी, मगर जब टिकट बंटवारे की बात आती है तो वही ढाक के 3 बात। लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र आदि जितने भी बड़े राज्य थे, उनमें मुसलमानों की अच्छी आबादी होने के बावजूद टिकट के नाम पर क्या दिया? ठेंगा। सवाल मत करिए, आप सवाल पूछेंगे अपनी राजनीतिक भागीदारी पर तो आपको दुहाई दी जाएगी कि भाजपा आ जाएगी। मंचों से बड़ी बड़ी बातें करेंगे ईरान तुरान की, मगर जब अपनी बातों को अमली जामा पहनाने की बात आएगी तो हाथ खड़े करके बोलेंगे सवाल मत करो, भाजपा आ जाएगी। आप कभी कांग्रेस के राजनीतिक मंचों की पहली लाइन के नेताओं को देखिएगा, पता चल जाएगा कि कांग्रेस के लिए मुसलमान केवल वोटर की हैसियत रखता है। नेता तो कभी इन्होंने मुसलमानों को तस्लीम किया ही नहीं। वही 2-4 गिनती के नेता, उसके बाद खत्म। ऐसी ही बातें सपा और राजद भी करती हैं। मुसलमानों को भागीदारी के नाम पर ठगने का काम इन्होंने भी कम नहीं किया है। सोचिए ना, जिस यूपी में आबादी के हिसाब से मुसलमानों के 16 लोकसभा सीटों पर हक बनता है, वहां पर मुसलमानों को सीटें कितनी मिलती हैं? केवल 4। खास बात तो यह है कि कई ऐसी मुस्लिम बहुल सीटें जहां पर नैतिक तौर पर मुसलमानों का पहला हक बनता है, वहां पर भी मुसलमानों को भाजपा हराने के नाम पर खामोश करवा दिया जाता है। चलिए, लोकसभा में सपा की मजबूरी को एक समय के लिए मान भी लिया, मगर राज्यसभा और एमएलसी में कौन सी मजबूरी रहती है जो मुसलमान हमेशा वेटिंग लिस्ट में ही रह जाता है। राजद वैसे तो मुस्लिम हितैषी होने का बहुत दम भरती है, मगर जिस मुस्लिम समुदाय को आबादी के हिसाब से बिहार में लोकसभा की 8 सीटें मिलनी चाहिए, उनको मिलती कितनी है? केवल 2, वो भी मजबूरी के तहत। विधान परिषद और राज्यसभा में भी मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया जाता है। और ये भी जान लीजिए कि अगर सोशल मीडिया पर बवाल ना होता तो राज्यसभा में राजद अपनी तरफ से फयाज अहमद को कभी नहीं भेजती। अब इस पूरे मामले में
डीएमके ने दिखाया कि कैसे तमिलनाडु की राजनीति बाकी उत्तर भारत या बाकी जगह से कैसे अलग है। उन्होंने इसको करके दिखाया है, इस अंतर को साफ स्पष्ट। सभी सेकुलर पार्टियों को अपनी कुंठा को साइड रख के डीएमके से सीखने की जरूरत है कि आखिर कैसे एक समाज को न्यायिक परिभाषा के असली रूप को समझाते हुए राज्य की तरफ से, पार्टी की तरफ से और सत्ता की तरफ से आत्मसम्मान की भावना को प्रदान किया जाता है। इस पूरे आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी की बात है वो खाली बात रह गई है। तमाम विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं उत्तर भारत में, वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, मगर उन बातों को जब अमली जामा पहनाने की बात आती है तो खामोश हो जाती है। ऐसी खामोशी होती है कि लगता है कि पता नहीं आपने उनसे क्या किडनी, गुर्दा, दिल मांग लिया है। आपने तो अपना हक मांगा ना, कि एक 20% आबादी जो यूपी में आपको वोट दे रही है एक तरफा तौर पे, सब चीज अपने भागीदारी, अपनी हर चीज को तर्क करके सिर्फ सामाजिक सुरक्षा के नाम पर आपने उसको बदले में राजनीतिक तौर पर क्या दिया है। हमेशा आप उसको ठेंगा दिखा देते हैं, और ये कितने साल तक चलेगा। अगर आप भाजपा की बात करते हैं कि भाजपा ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, खैर भाजपा की तो बात ही छोड़ दीजिए, भाजपा का तो वजूद ही मुसलमानों के वजूद को खत्म करने के नाम पर खड़ा है, तो उससे क्या उम्मीद करेंगे। मगर सवाल तो आपसे होगा ना, एक मुश्त वोट तो आप लेते हैं मुसलमानों से, एक मुश्त वोट लेने के बावजूद भी अगर आप कहेंगे कि हम आपको कुछ नहीं देंगे, अब ठहर जाइए, भाजपा आ जाएगी, तो कैसे चलेगा। मुसलमानों को छोड़कर क्या इस देश में कोई भी ऐसा समुदाय है जो सेम इसी पोजीशन में है। हर समुदाय से, चाहे ओबीसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, हर समुदाय से उनकी राजनीतिक भागीदारी के ऊपर खुलकर बात होती है। इवन कि वो समुदाय भी डायरेक्टली बोलते हैं कि अगर आप हमारे मुद्दों पर हमारी राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित नहीं करेंगे तो हम आपसे दूर चले जाएंगे। मगर सिर्फ मुसलमानों को हर चीज से दरकिनार करके, हर चीज से हटा के कहा जाता है आप खामोश हो जाइए। लोकतंत्र को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचानी है, संविधान को खतरा है, आपके वजूद को खतरा है, भाजपा आ जाएगी, ये सब चीजें बताई जाती हैं, सब चीजें मानते हैं, मगर मुसलमानों को उसके बदले में भी तो कुछ दीजिए। जैसे वो हिंदू खतरे में है कहते हैं, वैसे आप मुसलमानों को बोलते हैं। कब तक ये राजनीति चलेगी। आखिर एक राजनीतिक और सामाजिक तौर पे पिछड़े हुए समुदाय को ऊपर उठाने के लिए कभी तो कोशिश करेंगे। इन राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा खतरनाक तो मुझे समाज की चुप्पी लगती है कि आखिर वो समाज इतना चुप क्यों है। आखिर उस समाज को क्यों नहीं फर्क पड़ता कि एक समाज जो बहुत पीछे है, शैक्षणिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आप उसके लिए खड़े ही नहीं हो रहे, आप बोल ही नहीं रहे, आप एकदम चुप हो जा रहे हैं। कैसे वो समाज मुख्य धारा में आएगा। मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी के ऊपर आपको खुलकर बोलना होगा। जब तक बात नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। आप सब इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप कैसे सोचते हैं कि इस मुद्दे पर कैसे सल्यूशन हो सकता है, कैसे मुसलमानों की राजनीतिक सामाजिक भागीदारी ज्यादा बढ़ सकती है, मेरे साथ जरूर साझा करें। हम आगामी दिनों पे इस मुद्दे पर और डिस्कशन करेंगे। आप मेरे साथ लाइव जुड़िएगा, हम उन चीजों को बात करेंगे कि आखिर ये चीजें कब तक चलती रहेंगी। मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी पर मुझे लगता है कि पीड़ित मुसलमानों से ज्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता। एक व्यक्ति जो खुद पीड़ित हो, उससे ज्यादा उसके दर्द को कौन समझ सकता है, कौन उसे उन भावनाओं को प्रकट कर सकता है। तो आप इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं, मेरे साथ जरूर साझा करें। हम आगामी दिनों में और इस तरीके की बातचीत और डिस्कशन को जारी रखेंगे। धन्यवाद।